नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी मिश्रा। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद जब मैं आपको यह विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मैं अमेरिका के मिरपिटा शहर में हूं, जो सैन फ्रांसिस्को से बिल्कुल लगा हुआ है। और यहाँ पर हवा में थोड़ी सी तेजी है। बाहर का तापमान 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है और इसलिए हल्की सी ठंडक। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है, उसमें भी यहाँ के भारतीयों में बहुत खुशी है। लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन सबके मन में ये बात ज़रूर है कि शायद ये कदम उठाते-उठाते सरकार ने थोड़ी-सी देर कर दी है। अन्यथा पीएफआई जितना कुछ कर चुका है, जितना डैमेज कर चुका है, उसमें शायद कुछ कमी होती और ये काम उतना नहीं हो पाता। खैर, देर से हुआ, दुरुस्त हुआ, बहुत अच्छी बात है। लोगों का ये भी कहना है कि शायद मोटा भाई अब एक्शन में आ गए हैं, मोटा भाई मीन्स अमित शाह। और अगर मोटा भाई को स्वतंत्रता दी जाए, तो इस तरह के कदम उठाने में वे देर नहीं करेंगे। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने में हुई देर के कारण संगठन को ये मौका मिला कि वह दूर दराज के गांव गली मोहल्लों तक पहुंच गए हैं, जहां कहीं भी मुसलमान रहते हैं। और इस तरह से अब सरकार के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इस संगठन पर नियंत्रण प्रभावी किया जाए। प्रतिबंध तो बहुत बार कई संगठनों पर लगाया जाता है, लेकिन ये उतने प्रभावी नहीं हो पाते हैं। इसलिए सरकार को इस बारे में पूरी तरह से जागरूक भी रहना पड़ेगा। यह प्रतिबंध पूरी तरह से प्रभावी हो और निर्णायक भी। निर्णायक शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि यह संगठन अपना नाम बदल देते हैं। जैसे हमने देखा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई स्वतंत्र संगठन अपने आप रातों रात पैदा नहीं हो गया था। जब सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद यह संगठन आ गया। यानी इस संगठन ने सिमी के जो संगठनात्मक ढांचा था उसका इस्तेमाल किया। उसके पदाधिकारी, उसके कार्यकर्ता और उसके जो स्लीपर सेल टाइप के लोग होते हैं, और जो उसकी पैठ बौद्धिक वर्ग में थी, मुस्लिम बौद्धिक वर्ग में, वो सब ज्यों की त्यों उसे विरासत में मिली। और इसलिए सिमी का काम नहीं रुका। सिमी के काम को विस्तार ही देता रहा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और पीएफआई। और अगर देखा जाए तो सिमी से पीएफआई बनने के बाद बहुत बड़ा अंतर आया है। आज अगर आप देखें तो यह लगभग हर उस शहर में, हर उस गली मोहल्ले में पहुंच चुका है जहां मुसलमान रहते हैं। मेरा उद्देश्य सारे मुसलमानों को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या ऐसे मुसलमानों की होती है जिनकी सहानुभूति इसके साथ में है। अभी हाल में ही जो सरकार ने छापेमारी की, उसके दौरान जो दस्तावेज बरामद किए गए और जो सूचनाएं सामने आईं, उसमें देखा जा सकता है कि इस संगठन में शामिल ऐसे लोग हैं जो सरकार में काम करते हैं, या सरकार से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या सरकार से त्यागपत्र देने के बाद में जुड़े हैं, और ये बहुत ही क्वालिफाइड हैं और समाज में उनका सम्मान रहा है। और ये वही लोग हैं जो कभी हिंदुओं के बीच में आते हैं तो भाईचारे की भावना का बहुत एडवोकेसी करते हैं और गंगा जमनी तहजीब, मुस्लिम भाईचारा बताते हैं। और ये भी बताने में नहीं थकते कि इस्लाम शांति और सद्भाव का धर्म है, भाईचारे का धर्म है। और ऐसी बातें बनाकर वो अपना काम भी करते रहते हैं। पीएफआई के जो लोग हैं, जो इसके कर्ता धर्ता हैं तमाम राज्यों में, वह ऐसा ही करते रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब लोगों को इस तरह की बातों से सावधान भी रहना चाहिए। सरकार ने जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें पीएफआई के अलावा पीएफआई के जो संगठन हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहाइब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल भी शामिल है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ नाम से तो आप पता लगा सकते हैं कि यह संगठन मुस्लिमों के लिए काम करता है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिनसे आप पता भी नहीं कर सकते हैं कि संगठन सिर्फ और सिर्फ जिहाद फैलाने के काम करते हैं, क्योंकि उनके नाम इस तरह से रखे गए हैं, ऐसा लगता है कि पूरी मानवता के लिए, पूरी वैश्विक बिरादरी के लिए ये लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि धार्मिक प्रचार प्रसार के नाम पर, सामाजिक सद्भावना के नाम पर जितने संगठन खड़े किए गए हैं, या जितने संगठन आज काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में
इतने संगठन कहीं नहीं हैं। किसी देश की तो बात छोड़िए, अगर सारे इस्लामिक देशों को, जो 57 इस्लामिक देशों को मिलाकर भी देखा जाए तो इतने संगठन नहीं है। और भारत को छोड़ दिया जाए तो शेष विश्व में भी इतने संगठन नहीं है। आखिर क्या कारण है? ये बिल्कुल यक्ष प्रश्न है और लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिर भारत में ही इतने संगठन क्यों हैं और भारत में इतने संगठनों की क्या आवश्यकता है। ये समझना मुश्किल नहीं कि सबका उद्देश्य वही है जो पीएफआई ने 2047 के लिए निर्धारित किया है, और वह भारत को इस्लामिक देश बनाना। इस्लाम की उत्पत्ति से हम देखें तो नए नए क्षेत्रों में प्रसार करना इस्लाम का उद्देश्य रहा है। उनका मानना है कि पूरी पृथ्वी केवल मुसलमानों के लिए है, इसलिए ऐसे सभी देश काफिरों के जो दारुल उनको इस्लामिक बनाना उनका पहला दायित्व है, और इस तरह जिहाद करके अपना उद्देश्य पूरा करना उनका कर्तव्य भी बनता है, और इस कर्तव्य में ये सारे लोग लगे हुए हैं। आज अगर खुलकर बात की जाए तो बहुत सारे मुस्लिम सामने आ जाएंगे कि भटके हुए लोग, और कुछ लोगों के लिए पूरे मुस्लिम बिरादरी को बदनाम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप देखें तो इतने पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड शिक्षक, प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर्स, स्टेट के पीसीएस ऑफिसर्स तक इसमें शामिल हैं, और कोई बड़ी बात नहीं, कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर सेना से सेवानिवृत्त और दूसरे न्यायाधीश लोग भी इसमें लगे हों, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिए प्रतिबंध के साथ साथ इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि कैसे इस तरह के बढ़ते संगठनों को नियंत्रित किया जा सके, उन पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि नए नए संगठन बनने से बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, और एक संगठन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो 10 संगठन खड़े हो जाते हैं और सारे संगठन मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती आज भारत सरकार के सामने है। जिन संगठनों पर, यानी पीएफआई और 8 उनके फ्रंटल संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है, उनके बारे में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी सभी संपत्ति, कार्यालय जब्त किए जाएं, बैंक अकाउंट सीज किए जाएं, और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह संगठन अपने ढांचे का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का हस्तांतरण किसी अन्य रूप में ना कर सके और उसका उपयोग भारत के विरुद्ध ना हो सके। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद एक सबसे अच्छी बात जो सामने आई है, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने और मुस्लिम इस प्रतिबंध का स्वागत किया है। वहीं कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे तथाकथित मुस्लिम विद्वान हैं और खासतौर से मुस्लिम राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मुस्लिम संगठन ही क्यों, मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने सरकार की आलोचना की है, और खासतौर से कांग्रेस आज़ादी के ठीक बाद से ही मुस्लिम परस्ती के कामों में व्यस्त रही है, और ऐसे सभी राजनीतिक दल और उनके वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाकर स्वयं प्रधानमंत्री बनने की जुगाड़ बैठा रहे हैं, उन सभी ने इनकी आलोचना की है। इसलिए सरकार की चुनौती और बढ़ जाती है कि इस प्रतिबंध को कैसे और प्रभावी, निर्णायक बनाया जाए। उसके लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से सरकार वह काम करेगी। इस तरह के संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चुनौतीपूर्ण कदम इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका जो ढांचा है दूसरे नाम से इस्तेमाल होने लगता है और एक संगठन खड़ा हो जाता है। इसलिए जो उनका उद्देश्य है वो कभी रुकता नहीं, काम और तेजी से होता रहता है। इस तरह के संगठन भी अपने ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सजग रहते हैं और हमेशा तैयार भी रहते हैं। इसलिए वह अपने लिए कोई ना कोई वैकल्पिक योजना बनाकर रखते हैं कि अगर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो क्या करेंगे, और इसकी एक पूरी सूची बनी रहती है। निश्चित रूप से वह अपना काम करने लग जाएगी, जिसे कहते हैं डिसास्टर रिकवरी मैनेजमेंट। सरकार को इसमें सजग रहने की आवश्यकता है कि वो फिर से अपना सिर न उठा सकें किसी अन्य नाम से, किसी अन्य संगठन के माध्यम से। कुछ समय पहले बिहार के फुलवारी शरीफ में जो छापेमारी की गई थी, उसमें बहुत सारे दस्तावेज जो मिले वो हैरान करने वाले हैं। आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत में इस्लामीकरण की तैयारी की जा रही है, जिसे गजवाई हिंद कहा जाता है। और कई मुस्लिम राजनीतिक जो टीवी पर तमाम छद्म नामों से इस्लामिक विद्वान और किसी न किसी संगठन का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं, वो बताते रहते हैं कि चंद भटके हुए लोग हैं और उन थोड़े से लोगों के लिए पूरी मुस्लिम बिरादरी को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। और कश्मीर से कन्याकुमारी
और काठियावाड़ से पूर्वोत्तर तक हर जगह इस तरह के कार्यों का बचाव करने की एक प्रवृत्ति भारत में है आज़ादी के बाद से। और कई तो ऐसे संगठन हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, जो आतंकवादियों की भी पैरोकारी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक उनके केस लड़ते हैं, जिनको फांसी की सज़ा होती है उनके लिए भी रात में 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय खुलवाया जाता है। और तरह तरह की सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाने के लिए काम करते हैं, चाहे वह हिजाब का मामला हो, चाहे हाथरस कांड का मामला हो, चाहे शाहीन बाग का मामला हो। पीएफआई के बारे में यह भी कोई रहस्य नहीं है कि इसके कार्यालय विदेशों में स्थित हैं, जिसमें अरब देशों में कई कार्यालय हैं, कुवैत में है, और तुर्की तो इनका सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, जो कई सालों से बहुत सक्रिय है और भारत में घट रही हर छोटी मोटी घटना का कैसे लाभ उठाया जाए मुस्लिमों के पक्ष में, उसमें प्रयास होता रहता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि शाहीन बाग की घटना, किसान आंदोलन, जो भी कुछ हुआ उसमें तुर्की के ऑफिस का काफ़ी इस्तेमाल किया गया और विदेशों से प्राप्त धन का उपयोग किया गया, चाहे वह हाथरस कांड हो या कहीं और हो। हर घटना को भुनाने का कार्य किया गया। हाल में कर्नाटक के हुबली और अन्य जगह जो वारदातें हुई उनमें पीएफआई का हाथ है। सर तन से जुदा करने की जो घटनाएं राजस्थान में हुई, इसके अलावा कर्नाटक में हुई, महाराष्ट्र में हुई, उन सब में पीएफआई का हाथ पाया गया है। पीएफआई का तुर्की स्थित कार्यालय ही मुस्लिमों से संबंधित मामलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की व्यवस्था करता था, चाहे वो नूपुर शर्मा प्रकरण हो या कोई दूसरे प्रकरण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाते हैं, उन सब में इसकी भूमिका रहती है। हाल के वर्षों में पीएफआई ने मदरसों का बेहद दुरुपयोग किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, नेपाल की सीमा से लगे हुए जिलों में ऐसे मौलवी मौलानाओं को लगाया गया मदरसों में, जिनके संबंध आतंकवादी संगठनों से थे और जो भारत की कानून और व्यवस्था के लिए अन्यथा भी चुनौती बने हुए थे। आप सोच सकते हैं कि जो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग मौलाना और शिक्षकों के रूप में अगर मदरसों में काम करेंगे, तो फिर मदरसे आतंक की फैक्ट्री क्यों नहीं बनेंगे। भारत बहुत पहले से इस्लामिक आतंकवाद की चपेट में रहा है और 720 के आसपास जब पहली बार मुस्लिमों ने भारत में आया था, तब से लेकर आज तक इतना समय व्यतीत हो गया है, लगभग 1500 वर्ष से लगातार भारत इस्लामिक आतंकवाद को झेल रहा है। और इस्लामिक आतंकवादियों का स्पष्ट उद्देश्य है लूट करना, धर्मांतरित करना, अपने धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ाना और अनंततो गत्वा भारत का इस्लामीकरण करना, और यही गजवाए हिंद है। और अगर गजवाए हिंद भाजपा के शासन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में, गृह मंत्री अमित शाह के रहते हुए अगर नियंत्रण नहीं लगाया जा सका, तो फिर शायद भारत में गजवाए हिंद कभी नहीं रोका जा सकता। क्योंकि और जो राजनीतिक दल हैं, विपक्ष में राजनीतिक दल हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह गजवाए हिंद को रोकने के लिए काम करेंगे। कई राजनीतिक दल तो ऐसे मिल सकते हैं कि गजवाए हिंद हो, अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो बन जाने दीजिए थोड़े दिन के लिए, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो मिल जाए उनको, कुछ भी हो जाए।